हेलो बच्चों। आज हम जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि किस तरीके से राजपूतों ने विरोध किया था तुर्की आक्रमण से पूर्व। अब आज हम करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। अब महमूद गजनवी के प्रारंभिक जीवन पर अगर प्रकाश डालें तो क्या देखते हैं, महमूद का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। उसके जन्म के समय उसका पिता सुबुक्तगीन एक सामान्य अधिकारी मात्र था। महमूद को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शस्त्र संचालन, युद्ध कला और शासन संचालन की पर्याप्त शिक्षा दी गई थी। 994 ईस्वी में उसने खुरासान की सेना का नेतृत्व किया और हिरात, खुरासान, नैशापुर आदि क्षेत्रों को जीतने में अपने पिता को सहयोग दिया। भारत के जयपाल के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में उसने विशेष पराक्रम का प्रदर्शन किया था। इससे प्रसन्न होकर सुबुक्तगीन ने उसे खुरासान का सूबेदार नियुक्त कर दिया और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी के अमीरों ने उसके छोटे भाई इस्माइल को सिंहासन पर बिठा दिया, परंतु महमूद ने गृह युद्ध में अपने भाई को पराजित करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। साम्राज्य विस्तार। सिंहासनारूढ़ होते समय महमूद के राज्य में गजनी, खुरासान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र ही सम्मिलित थे। गजनी के शासकों को वैधानिक दृष्टि से बुखारा साम्राज्य के समानी वंश के अधीन समझा जाता था। महमूद एक पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वे गजनी के छोटे से राज्य को एक स्वतंत्र एवं विशाल राज्य में परिवर्तित करने की आकांक्षा रखता था। संयोगवश इस समय बुखारा साम्राज्य में उत्तराधिकार की समस्या उठ खड़ी हुई। महमूद ने स्थिति का लाभ उठाते हुए बुखारा साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने आप को गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए सुल्तान की पदवी धारण की। बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल कादिर वल्लाह ने उसकी स्थिति को मान्यता प्रदान करते हुए उसे अमीन उल मिल्ला मीन्स मुसलमानों का संरक्षक और अमीनुद्दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधियां भी प्रदान की। अगले कुछ वर्षों में महमूद ने सिस्तान, गशिस्तान, ख्वारिज्म, गौर आदि राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भारत पर आक्रमण। महमूद के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्यों एवं कारणों के विषय में इतिहासकारों में भारी मतभेद है। संक्षेप में उसके आक्रमणों के निम्न कारण बतलाए जाते हैं। पहला कि धन संपदा की प्राप्ति के लिए किया होगा। दूसरा, हाथियों को प्राप्त करने की लालसा। तीसरा, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा। और चौथा, इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार। महमूद ने भारत पर कितने आक्रमण किए, इसका सही उत्तर देना कठिन है। सर हेनरी इलियट और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के मतानुसार महमूद ने 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। पहले 3 आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत के हिंदूशाही राज्य पर किए गए थे। प्रथम आक्रमण के दौरान वह जयपाल के कुछ सीमांत दुर्गों को जीतकर वापस चला गया। दूसरी बार उसे जयपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा, परंतु युद्ध में महमूद की विजय हुई। जयपाल अपने अनेक संबंधियों के साथ बंदी बना लिया गया। अंत में 25 हाथी और 2,50,000 दिनार के बदले में उसे मुक्त कर दिया गया। जयपाल ने अपनी पराजय से इतना अधिक अपमानित अनुभव किया कि उसने स्वयं को चिता में जला दिया। उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा। उसने भी बेहरा के निकट महमूद का सामना किया, परंतु वह परास्त हो गया। चौथा और पांचवा आक्रमण मुल्तान के मुस्लिम राज्य पर हुए। महमूद ने विजय के बाद मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया। छठे आक्रमण का प्रकोप हिंदूशाही राज्य और कांगड़ा राज्य को सहन करना पड़ा। हमेशा की तरह इस बार भी आनंदपाल की पराजय हुई और महमूद ने नगरकोट तक आक्रमण कर उसे जीत लिया। आनंदपाल ने अब नंदन को अपनी राजधानी बनाया। 7वां आक्रमण संभवतः राजस्थान के नारायणपुर राज्य पर किया गया। राजपूतों ने जमकर संघर्ष किया, परंतु वे परास्त हुए। 8वां आक्रमण पुनः मुल्तान पर हुआ। 9वां आक्रमण थानेश्वर राज्य पर किया गया। हिंदू सामंतों की सेना तुर्कों के सामने अधिक समय तक न टिक सकी। थानेश्वर के भव्य मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर लिया तथा लूट में अपार धन संपत्ति लेकर महमूद वापस लौट गया। 10वें आक्रमण का शिकार पुनः हिंदूशाही राज्य बना। आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसका लड़का त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा था। उसके समय में महमूद ने राजधानी नंदन पर अधिकार कर लिया। त्रिलोचन पाल ने कश्मीर से सहायता प्राप्त कर महमूद का सामना किया, परंतु परास्त होकर शिवालिक की पहाड़ियों में आ बसा। उसने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर की सहायता से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया, परंतु उसे एक बार पुनः महमूद के हाथों परास्त होकर भागना पड़ा। 11वां आक्रमण कश्मीर पर किया गया। महमूद यहाँ के लोहकोट तुर्क के जीतने में असफल रहा। उसे पहली बार विफलता के साथ वापस लौटना पड़ा। अपने 12वें आक्रमण के दौरान उसने मथुरा और कन्नौज को लूटा।
मथुरा की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, जबकि हिंदुओं के इस प्रमुख तीर्थ स्थान में हजारों मंदिर थे और मुख्य मुख्य मंदिरों में अपार धन संपदा थी। महमूद ने यहाँ इच्छानुसार लूटमार की। कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। यहाँ का राजा राज्यपाल बिना युद्ध के भाग गया और महमूद ने कन्नौज को जी भरकर लूटा। 13वां आक्रमण कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध किया गया। यद्यपि यहाँ का शासक विद्याधर महमूद का मुकाबला करने के लिए सेना सहित उपस्थित था, परंतु तुर्क सेना के आते हुए रात्रि में सेना सहित भाग खड़ा हुआ। 14वां आक्रमण पंजाब पर किया गया और 15वां पुनः चंदेलों के विरुद्ध किया गया। 16वां आक्रमण भारत के सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किया गया। यह कठियावाड़ राज्य में स्थित था। महमूद के आगमन की सूचना मिलते ही यहाँ का राजा भीमदेव प्रथम अपनी राजधानी अनिलवाड़ा से भाग खड़ा हुआ। राजधानी को लूटने के बाद महमूद सोमनाथ जा पहुंचा। मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग को न तोड़ने के लिए महमूद को अपार धन संपदा देने का प्रस्ताव रखा, परंतु महमूद ने उनके प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वे इतिहास में मूर्ति विक्रेता के स्थान पर बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक के नाम से प्रसिद्ध होना चाहते हैं। उसका अंतिम आक्रमण जाटों और खोखरों के विरुद्ध किया गया। अब इन आक्रमणों से क्या प्रभाव पड़ा, ये हम अभी पढ़ते हैं। महमूद के आक्रमण के प्रभाव के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है, परंतु इतना निश्चित है कि उसके आक्रमणों के फलस्वरूप देश को अपार जनधन की क्षति उठानी पड़ी और भारत को अपने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब, सिंध और मुल्तान के प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। उपर्युक्त सभी क्षेत्रों को महमूद ने गजनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तुर्क लोगों ने अपनी बस्तियां भी बसा ली। महमूद के उत्तराधिकारी 1186 ईस्वी तक इन क्षेत्रों तक शासन करते रहे और उसके बाद ये क्षेत्र गौर के तुर्कों के अधिकार में चले गए। इन्हीं क्षेत्रों को आधार बनाकर बाद में तुर्कों ने समूचे उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार भारत में तुर्की शासन की स्थापना में महमूद की विजयों ने आधारशिला का काम किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि हिंदू शासक महमूद की प्रगति को नहीं रोक पाए, परंतु उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के अधिकार से उपर्युक्त क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिए भी कोई सार्थक कदम नहीं उठाया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे, मोहम्मद गौरी के बारे में